हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मारुति नंदन सिंह, आपका बायोलॉजी फैकल्टी। आप सबका एक बार फिर से रेनस्टॉर्म एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर ही चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 7 क्लासेस अलग अलग टॉपिक पर इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पराग कणों के विकास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज उसी क्रम में आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिकली पॉलन ग्रेन्स या परागकणों की संरचना के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण, जिसे आप माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया था। और इसकी संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार के पुष्पीय पादपों में यानी एंजियोस्पर्म में परागकणों की संरचना, आकार, आकृति बिल्कुल भिन्न हो सकता है। कुछ पुष्पीय पादपों में परागकणों की अगर हम आकृति की बात करें तो कुछ में गोलाकार हो सकता है, किसी में अंडाकार हो सकता है और किसी में पॉलीहेक्सल भी हो सकता है, यानी अलग अलग आकृति यानी शेप हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इनके साइज की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर के बीच में इनका साइज वेरी करता है, यानी इनका जो आकार है वो 25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर के बीच तक हो सकता है। और इनकी संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी पूरी संरचना में एक बाह्य आवरण उपस्थित होता है, जो कि एक तरीके का बहुत ही हाईली रेजिस्टिव यानी अत्यधिक प्रतिरोधी आवरण है। और ये अत्यधिक प्रतिरोधी क्यों है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सामान्य तौर पर इस आवरण को क्या कहते हैं, तो इसे स्पोरोडर्म कहा जाता है। और इस आवरण की खास बात यह है कि एक तरीके के उच्च प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ या बहुलक से बना हुआ है, जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। फिर हम लोगों ने काफी डेप्थ में जाकर के स्पोरोपोलेनिन, जो कि एक तरीके का उच्च प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है या बहुलक पदार्थ है, उसके संगठन के बारे में भी बात किया था, उसके कार्य और उसकी भूमिका के बारे में भी सारी चीजों को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि इस पूरे में यानी परागकण के इस पूरे बाह्य आवरण की अगर हम बात करें, जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, जिसे आप स्पोरोडर्म कहते हैं। तो इस स्पोरोडर्म की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि इस स्पोरोडर्म की संरचना में 2 लेयर्स उपस्थित होती हैं, यानी 2 परतें उपस्थित होती हैं। और वो 2 परतें कौन कौन सी हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक सबसे बाह्य परत है, सबसे बाहर वाली परत, यानी जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, और दूसरा आपका है इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक परत, है ना। तो यहाँ पे इसके नाम क्या थे और इनका फंक्शन क्या था, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर लिया था। जो सबसे बाहरी परत थी यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है, मैंने आपको बताया था कि इस आउटर मोस्ट लेयर को एक्साइन कहा जाता है, और हिंदी में इसी को बाह्यचोल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी को हिंदी में बाह्यचोल कहा जाता है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड किया होगा उन्हें ये सारी चीजें पता होंगी। और इसके बाद दूसरी जो सबसे आंतरिक परत है, इनरमोस्ट लेयर है, उसे इंटाइन कहा जाता है। इंटाइन, इंटाइन को अंतःचोल कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे आंतरिक परत है स्पोरोडर्म में, अंतःचोल। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्साइन के बारे में लगभग चीजें कंप्लीट कर लिया था। काफी चीजें हम लोगों ने एक्साइन के बारे में स्टडी कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और काफी डेप्थ में जाकर के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन कैसे भी एनटीए डिजाइन कर ले, वो कहीं से भी हमारे पूरे डिस्कशन के दौरान बाहर का नहीं होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम टॉपिक को एक एनालिटिकल वे में यानी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करें उसका पूरी तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। आइए
तो सबसे पहले एक्साइन के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था, जैसे आज उसी के आगे की चीजें हम लोग बात करें। एक्साइन यानी बाह्य चोल। बाह्य चोल, ठीक। अब एक्साइन के बारे में काफी चीजें मैंने आपको बता दिया था, जैसे एक्साइन की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्साइन का जो स्ट्रक्चर है या बाह्य चोल की जो संरचना है, इसमें भी दो परतें उपस्थित होती है। इसमें यानी इसकी संरचना में भी दो परतें हैं, दो परतें उपस्थित होती हैं और दो लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी दो परतें हैं उसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। एक तो सबसे बाहर वाली परत है, यानी आउटर लेयर है, या जिसे आप कह सकते हैं कि यह बाह्य परत है। और दूसरा इनर लेयर, इनर लेयर यानी आंतरिक परत है या अंतः परत है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसे कहा क्या जाता है ना। तो जो आउटर लेयर है या बाह्य परत है, इसे दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। इसे सामान्य तौर पर इस बाह्य परत को जो है सेक्साइन कहा जाता है या एक्ट एक्साइन कहा जाता है। सेक्साइन या एक्ट एक्साइन, एक्ट एक्साइन कहा जाता है, ठीक। सेक्साइन, ये दोनों नाम इसी के हैं, अलग अलग तरीके से एग्जाम में ये नाम देता है। सेक्साइन कहे या एक्ट एक्साइन कहे, एक्ट एक्साइन दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब ये है कि ये दोनों ही एक्साइन के बाह्य आवरण है या बाह्य परत है, आउटर लेयर है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं अंतः परत की, एक्साइन या बाह्य चोल की आंतरिक परत की अगर बात किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया है नेक्साइन। कौन सा वर्ड? नेक्साइन यूज किया जाता है, और इसी को एंड एक्साइन भी कहते हैं। इसी को नेक्साइन, नेक्साइन या एंड एक्साइन कहते हैं, एंड एक्साइन। नेक्साइन या एंड एक्साइन, एंड एक्साइन, ठीक। ये दो अलग अलग नाम दोनों के लिए दिए गए हैं, बाह्य परत के लिए भी और अंतः परत के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इनकी भूमिका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आंतरिक परत है, वह आंतरिक परत जो है वो स्कल्पचर्ड नहीं होती है। यहाँ पे जो आंतरिक परत है ये स्कल्पचर्ड नहीं होती है। ये आप याद रखिएगा कि ये स्कल्पचर्ड नहीं होती है, नॉट स्कल्पचर्ड। अब स्कल्पचर्ड का मतलब क्या है? तो स्कल्पचर्ड का मतलब यह है कि ये एक समान संरचना होती है, असमान नहीं होती। एक समान संरचना होगी। एक समान संरचना का मतलब यह है कि इसमें कहीं भी विषमता नहीं होगी संरचना में। जबकि अगर यहाँ पे बाह्य परत की बात किया जाए, जो कि कौन सी है? जो कि एक्ट एक्साइन है, ठीक है। और ये आंतरिक जो है ये कौन सी है? एंड एक्साइन है, ठीक है। तो यहाँ आउटर लेयर यानी बाह्य परत की अगर बात किया जाए तो ये स्कल्पचर्ड होती है, स्कल्पचर्ड होती है। स्कल्पचर्ड का मतलब ये असमान संरचना है, मतलब इसमें एक समान संरचना ही नहीं होगी, कहीं पे उतार चढ़ाव होगा, कहीं पे कुछ होगी, असमान संरचना होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसमें थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाकर बात करें तो जो बाह्य परत है यानी जो एक्ट
एक्ट एक्साइन है। अगर इस एक्ट एक्साइन की मैं बात करूं तो एक्ट एक्साइन की संरचना में भी 3 परतें उपस्थित होती हैं। इसमें भी 3 परतें उपस्थित होती हैं। इसकी संरचना में भी 3 परतें हैं। तीन परतें उपस्थित होती हैं। और ये 3 परतें कौन कौन सी हैं? देखिए, तो इसमें से इन 3 परतों में जो कि सामान्य तौर पर एक्ट एक्साइन में उपस्थित होती है, अगर इनकी बात करें तो सबसे ऊपर वाली परत को फूट लेयर कहेंगे, फिर उसके बाद वाली को क्या कहेंगे? बैक्यूला कहेंगे, और उसके बाद फिर टैक्टम कहते हैं। सबसे पहली जो परत है उसे फूट कहते हैं, फूट लेयर। सेकंड को कहेंगे बैक्यूला, इसी को बैक्यूलेट भी कहते हैं, और तीसरे को कहते हैं टैक्टम, इसको कहेंगे टैक्टम। टैक्टम हिंदी में भी इसे फूट लेयर कहते हैं, याद रखिएगा, हिंदी में कोई अलग वर्ड नहीं है। फूट कहेंगे, बैक्यूला कहेंगे और टैक्टम कहेंगे। ये 3 परतें उपस्थित होती है। अब अगर इसे थोड़ा सा समझा जाए तो यहाँ पे इसे आप डायग्राम से भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक डायग्राम के थ्रू मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और ये डायग्राम बेटा जो है, ये डायग्राम किसका है? तो ये बेसिकली किसका डायग्राम है? तो इस डायग्राम में मैं आपको दोनों परतें दिखाऊंगा, बाह्य चोल और अंतःचोल, यानी एक्साइन और एंटाइन दोनों। ठीक है, चलिए। ये लीजिए। अब इसमें कैसे हम समझेंगे कि कौन सी परत कहां पे है? तो आप देखिए, यहां पे ये लीजिए, ये। अब इसमें 2 परतें पहले हमें देखना है कि एक्साइन कहां पे है और एंटाइन कहां पे, यानी बाह्य चोल कहां पे है और अंतःचोल कहां पे है। ठीक है, तो सबसे आंतरिक परत जो है, सबसे आंतरिक परत वही तो एंटाइन है या अंतःचोल है। यानी ये परत जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये यहाँ पे ये जो परत है, जो कि सबसे आंतरिक परत है, स्पोरोडर्म की संरचना में या पॉलन ग्रेन अर्थात परागकण के आवरण की संरचना में सबसे आंतरिक परत जो है वो यही है, जिसे आप इंटाइन कहते हैं। ये इंटाइन है। ठीक, एंटाइन, इसी को आप अंतःचोल भी कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ये पूरा दिखाया गया है, ये पूरी परत जो है यहां से लेकर के ये यहां तक, ये जो पूरी परत है ये कौन सी है? तो ये है आपका एक्साइन। एक्साइन यानी बाह्य चोल, ये आपका एक्साइन है या बाह्य चोल। ठीक, आप चाहे तो इसे समझने के लिए थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा ले तो आसान होगा। ये लीजिए, ये एक्साइन है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि एक्साइन में 2 परतें होती है, एक तो एक्ट एक्साइन और दूसरा एंड एक्साइन। ठीक है, एक एक्ट एक्साइन है और दूसरा एंड एक्साइन। तो अब इस डायग्राम में अगर समझा जाए तो कहां पे होगा? तो यहाँ पे जो बेटा है, यहाँ पे जो बाहर वाली है, आउटर वाली, ये आउटर वाली क्या है? एक्ट एक्साइन है। आउटर वाली जो परत है ये एक्ट एक्साइन है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये एक्ट एक्साइन है। एक्ट एक्साइन है। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा है, आप ध्यान से समझ सकते हैं, एक्ट एक्साइन है। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे इनर वाला है या आंतरिक है वो कौन सा है? तो आंतरिक वाला है एंड एक्साइन। तो ये हो जाएगा एंड एक्साइन। ठीक, ये हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका एंड एक्साइन,
ठीक, ये एंड एक्साइन हो जाएगा और ये यहां पे आपका हो जाएगा एक्ट एक्साइन। ये पूरा आपका एक्ट एक्साइन का एरिया है, ये पूरा एक्ट एक्साइन जो कि सबसे बाह्य परत है एक्साइन की संरचना में। ठीक है, अब आप देखिए कि जो यहाँ पे एक्ट एक्साइन है, इस एक्ट एक्साइन के बारे में भी आपने पढ़ा कि इसमें भी 3 परतें हैं। कौन कौन सी 3 परतें हैं? तो एक तो फूट, दूसरा वैक्यूला और तीसरा टैक्टम। ये 3 परतें उपस्थित है। तो यहाँ पे कौन सी कहाँ पे है इसके बारे में अगर समझा जाए तो आप देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें फूट की, फूट लेयर की, तो ये आपको जो यहां से लेकर ये ऊपर की तरफ ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये फूट लेयर है, ये फूट लेयर है। ठीक, और इसके बाद फिर यहां से यहां तक ये जो है, ये आपका जो है ये पूरा पोर्शन, ये आपका वैक्यूला है, ये वैक्यूला है। ठीक, और ये इसके बाद ये वाला जो लेयर है ये आपका टैक्टम, टैक्टम। क्लियर? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्ट एक्साइन का पूरा एरिया, यहाँ पे आप देखिए फूट लेयर का अलग स्ट्रक्चर है, वैक्यूला की अलग संरचना है और टैक्टम की अलग संरचना है। इसलिए ये कहा गया था कि जो एक्ट एक्साइन है, ये जो एक्ट एक्साइन है, ये एक्ट एक्साइन जो है कैसा है, आप यहां से देख सकते हैं कि एक्ट एक्साइन की संरचना कैसी, स्कल्पचर्ड है, असमान है। वहां पे मैंने लिखा भी है, असमान है यानी स्कल्पचर्ड है, ये देखिए। ठीक है, जबकि अगर आप देखें यहाँ पे किसके बारे में, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये यहाँ पे एंड एक्साइन के बारे में अगर आप देखें, तो एंड एक्साइन में आप देखिए पूरी तरीके से एक समान संरचना है, कहीं भी उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये क्या है, ये एक समान है। एक समान का मतलब ये है कि ये स्कल्पचर्ड नहीं है, स्कल्पचर्ड नहीं है, जो आपने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया है कि ये नॉट स्कल्पचर्ड है, यानी एक समान संरचना है एक तरीके से। क्लियर? तो ये तो था आपका बेसिकली एक्साइन के बारे में, एक्साइन में और कितनी परतें हैं। अब अगर यहाँ भूमिका या कार्य की बात किया जाए तो यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो बाहर की 2 आउटर मोस्ट लेयर है या सबसे बाह्य परतें हैं एक्साइन की संरचना में, एक्साइन की संरचना में सबसे बाहरी 2 परतें जो है, और सबसे बाहरी 2 परतें कौन कौन सी हैं, तो एक वैक्यूला और दूसरा टैक्टम। कौन कौन सी? वैक्यूला और टैक्टम। ये जो वैक्यूला और टैक्टम है, ये 2 जो संरचनाएं हैं, ये वैक्यूला और टैक्टम बहुत ही महत्वपूर्ण परतें हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वैक्यूला और टैक्टम जो है ये सामान्य तौर पर किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी, किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स के अलग अलग साइज और टेक्सचर के होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी पराग कणों का जो अलग अलग आकार है, अलग अलग आकृति है, वो वास्तव में इन्हीं 2 परतों के कारण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा कि पराग कणों की भिन्न आकृति एवं आकार, परागकणों का या पॉलन ग्रेन्स का जो अलग अलग साइज है, अलग अलग टेक्सचर है, ये किस कारण से है? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो परागकणों की भिन्न आकृति एवं आकार के लिए जिम्मेदार कौन सी परत होगी? तो कौन सी परत जिम्मेदार होती है? तो मैंने अभी आपको बताया 2 परतें इसके लिए महत्वपूर्ण हैं जो कि जिम्मेदार होती हैं। और वो 2 परतें कौन सी हैं? तो वो 2 परतें हैं कौन कौन सी? तो एक है आपका वैक्यूला और दूसरा टैक्टम। वैक्यूला एंड टैक्टम, ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है। तो वैक्यूला और टैक्टम, ये 2 परतें जो है, ये दोनों परतें जिम्मेदार होती हैं किसके लिए? परागकणों की अलग अलग आकृति और आकार के लिए।
तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन्स का साइज और टेक्सचर अलग अलग तरीके के पुष्पीय पादपों पे या एंजियोस्पर्म में अलग अलग हो सकता है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एक्साइन यानी बाह्य चोल की संरचना में जो सबसे आउटर लेयर है जिसे एक्ट एक्साइन कहा जाता है, उस एक्टेक्साइन की जो दो लेयर्स हैं बैक्यूला और टैक्टम, यही दो लेयर या यही दो परतें पराग कणों की अलग अलग साइज और टेक्सचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है या अलग अलग आकृति और आकार के लिए या संरचना के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन सी? बैक्यूला तथा टैक्टम। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे और आप इसे नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीट से रिलेटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और चैप्टर से संबंधित है, एमजीयू क्या होता है? व्हाट इज एमजीयू? चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। एमजीयू, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एमजीयू है क्या, किसे कहते हैं एमजीयू, है क्या एग्जैक्टली एमजीयू। ठीक, देखिए एमजीयू का मतलब क्या है पहले ये हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ठीक, तो इसे कहते हैं मेल जर्म यूनिट यानी नर जनन इकाई। इसका पूरा नाम है मेल जर्म यूनिट, मेल जर्म यूनिट यानी नर जनन इकाई, नर जनन इकाई। इसका मतलब ये एक तरीके का मेजरमेंट सा लग रहा है ना? और बिल्कुल सही बात है कि एक तरीके का यूनिट है या इकाई है जिसे एमजीयू कहा जाता है या नर जनन इकाई कहा जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे कैसे समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सामान्य तौर पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साथ साथ जब दो जर्म कोशिकाएं मिलती हैं तो वो एक फंक्शनल असेंबलीज बनाने का कार्य करती है। मतलब यहां पे आप एक समझिए कि यहां पे जब एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी जब एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस किसके साथ मिलेगा, तो जब एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है किसके साथ मिलता है, तो जब दो जर्म कोशिकाओं के साथ मिलता है, दो जर्म कोशिकाओं के साथ मिलता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, तो इसे कहते हैं वर्धी या वनस्पतिक केंद्रक। अब इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। वर्धी या वनस्पति केंद्रक जो है जब दो जनन कोशिकाओं के साथ असेंबलेज करता है या मिलता है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक तरीके के क्रियात्मक यानी फंक्शनल असेंबलेज का निर्माण करता है। तो यहां पे एक प्रकार के क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है यानी फंक्शनल असेंबलीज। यहां पे एक प्रकार के फंक्शनल असेंबलीज का निर्माण होता है या क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक फंक्शनल असेंबलीज या क्रियात्मक समूह का निर्माण होगा, कब होगा, जब दो जनन कोशिकाएं और एक वर्धी या वनस्पति कोशिका आपस में मिलती है तो ये मिल करके एक फंक्शनल असेंबलीज का निर्माण करेंगे। अब ये फंक्शनल असेंबलीज का जिसका निर्माण हो रहा है, इसी फंक्शनल असेंबलीज को यानी इसी क्रियात्मक संयोग को ही कहा जाता है एमजीयू यानी नर जनन इकाई। इसी को कहते हैं एमजीयू। इसी को क्या कहेंगे, तो कॉल्ड एज एमजीयू।
इसका मतलब शॉर्ट में क्या बताया जा सकता है कि एमजीयू या नर जनन इकाई क्या है? तो नर जनन इकाई या मेल जर्म यूनिट जो है वो एक वनस्पति या वर्धी कोशिका केंद्रक तथा दो जनन कोशिकाओं का क्या है? समूह है या एक असेंबलेज है। क्लियर? चलिए, ये तो था एमजीयू। यहां से नीट में क्वेश्चन बनते हैं, इसे नोट भी कर लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए, अब यहां पे हम बात करने वाले हैं, ये तो था किसके बारे में? अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो एग्जाइन के बारे में था। अब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इंटाइन के बारे में। इंटाइन, इंटाइन जिसे आप अंतःचोल भी कहते हैं हिंदी में। अंतःचोल स्पोरोडर्म की दूसरी परत है। पॉलन ग्रेन या परागकण में सबसे पहली परत या सबसे बाहरी परत जो थी वो एक्साइन थी, और फिर उसके बाद सबसे आंतरिक परत कौन सी है? इंटाइन यानी अंतःचोल। तो अब हम बात करेंगे इंटाइन के बारे में या अंतःचोल के बारे में। अंतःचोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अंतःचोल जो है ये काफी पतली परत है, पतली के साथ साथ मुलायम होती है, काफी मुलायम है, कोमल है। ठीक है, ये सारी खासियत है इसके बारे में। पतली परत है, मुलायम है और कोमल परत होती है सामान्य तौर पर। अब ये सबसे आंतरिक परत है, ये भी याद रखिएगा कि ये सबसे आंतरिक परत है, मतलब पराग कण के आवरण में उपस्थित सबसे आंतरिक परत है, इनर मोस्ट लेयर है। ठीक, सबसे आंतरिक परत होगी। ये किसकी बनी होती है? तो अगर इसकी बात करें तो यहां इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसके निर्माण में दो चीजें उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं जो इसके निर्माण में उपस्थित होती हैं? तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बहुलक है जिसे सेलुलोज कहा जाता है, जो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है, बहुलक कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। दूसरा पेक्टिन। तो ये दो रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं किसकी संरचना में? एंटाइन की संरचना में। सेलुलोज और पेक्टिन, ये दो चीजें उपस्थित होंगी इसकी संरचना में या इसके स्ट्रक्चर में उपस्थित होंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसके अगर हम कार्य की बात करें, भूमिका की बात करें, तो बेसिकली इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या भूमिका है इसकी, क्या कार्य है एंटाइन के? इसके अगर हम कार्य की बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से इसके दो कार्य हैं। दो कार्य कौन कौन से हैं? इसके दो कार्य हैं, दो, हालांकि कई हो सकते हैं पर इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके दो ही है। कौन कौन से दो महत्वपूर्ण कार्य हैं? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य इसका क्या है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यह है कि पॉलन ग्रेन्स का परिपक्व होना, मैचुरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग कणों का परिपक्व होना इसी के कारण होता है। पराग कणों की परिपक्वता, पराग कणों की परिपक्वता, मैचुरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों की परिपक्वता या मैचुरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वो किसके कारण है? एंटाइन के कारण है। अंतःचोल के कारण यह संभव हो पाता है कि जो पराग कण है वो परिपक्व हो पाते हैं एक समय के बाद। ठीक, इसके अलावा और कहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो बेसिकली पॉलन यानी जर्म पोर से या जनन छिद्र से, जर्म पोर या जनन छिद्र से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन जो होता है, यानी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम दी जर्म पोर्स, जनन छिद्र से पराग नलिका का अंकुरण, जनन छिद्र
से पराग नलिका या पॉलन ट्यूब का विकास। तो यहां पे जर्म पोर्स क्या होते हैं, जनन छिद्र क्या होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था कि एग्जाइन जिसे बाह्य चोल कहते हैं, एग्जाइन हर जगह मोटी नहीं होती, कुछ निश्चित स्थानों पे एग्जाइन या बाह्य चोल काफी पतली हो जाती है और उसी थिन एरिया को या प्लेसेस को यानी उन पतले स्थानों को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं, जनन छिद्र या जर्म पोर्स कह दिया जाता है। हालांकि ये अलग अलग तरीके के पॉलन ग्रेन्स में या अलग अलग तरीके के परागकणों में अलग अलग हो सकता है। कैसे अलग अलग हो सकता है, तो कुछ परागकणों में एग्जाइन या बाह्य चोल जो है कुछ स्थानों में जाकर काफी पतला हो जाता है, लेकिन जहां पे जिन स्थानों में ये परत पतली होती है, काफी थिन हो जाती है, उनके आउटलाइन स्ट्रक्चर पर या उनके बाह्य परतीय आकार पर निर्भर करता है कि उसे क्या कहा जाएगा। अगर वो आउटलाइन जो है या बाह्य जो आकार है वो आउटलाइन अगर सर्कुलर है यानी गोलाकार है तो उसे जनन छिद्र या जर्म पोर्स कहा जाता है। लेकिन अगर वो एलोंगेटेड है, लंबवत है, तो एलोंगेटेड फॉर्म में अगर है तो एलोंगेटेड फॉर्म में फिर उसे जर्म पोर या जनन छिद्र नहीं कहते बल्कि उसे जर्म फरो कह दिया जाता है। क्लियर, ये भी डिफरेंस याद रखिएगा। तो दो कार्य हैं इसके इंटाइन के। कौन कौन से दो कार्य हैं, तो पहला कार्य है पराग कणों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, यानी पॉलन ग्रेन्स के मैचुरेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा जो है जनन छिद्र से पराग नलिका का अंकुरण होना, यानी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना जो है, ये भी एक वर्क है किसका, तो ये भी एक वर्क है इंटाइन का। इसी की सहायता से ये संभव हो पाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको जनन छिद्र के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि एग्जाइन कुछ स्थानों में पतला हो जाता है, कुछ निश्चित स्थानों में। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब पतले क्षेत्र मैं यहां लिख देता हूं, एग्जाइन में पतले क्षेत्र। तो एग्जाइन में जो पतले क्षेत्र हैं यानी जहां पे वो थिन है ना, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। तो जहां पे एग्जाइन जो है काफी थिन हो जाता है, वहां पे अगर आउटलाइन जो है सर्कुलर है, मतलब अगर गोलाकार आउटलाइन है, अगर गोलाकार आउटलाइन है तो गोलाकार आउटलाइन हो सकता है, और एक जो है लंबवत यानी एलोंगेटेड आउटलाइन हो सकती है। दो तरीके से हो सकती है। ठीक, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गोलाकार है, सर्कुलर आउटलाइन है, तो सर्कुलर आउटलाइन की कंडीशन में उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जर्म पोर। इसे कहेंगे जर्म पोर यानी जनन छिद्र, तब इसे कहेंगे जनन छिद्र। ठीक, और अगर मान लेते हैं कि लंबवत है, एलोंगेटेड आउटलाइन है, तो एलोंगेटेड आउटलाइन को क्या कहा जाएगा, तो एलोंगेटेड आउटलाइन को या लंबवत जो लंबवत होगी उसे कहेंगे जर्म फरो। इसे कहते हैं जर्म फरो। ये बेसिक अंतर है। ठीक, तो किसी पे जर्म फरो की संरचना उपस्थित हो सकती है और कहीं पे जर्म पोर्स की या जनन छिद्र की उपस्थिति हो सकती है, और इन्हीं जनन छिद्रों से ही पराग नलिका या पॉलन ट्यूब का अंकुरण होता है। क्लियर है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोगों ने अब यहां तक स्टडी करने के बाद हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है और उसके विकास के क्रम को भी समझ लिया है कि किस तरीके से परागकण या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा, यानी लघु बीजाणु या परागकणों का विकास होता है। तो इसके आगे की क्लास में हम लोग इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है इस चैप्टर का उसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।